हेलो दोस्तों, देखिए हम आज क्वेश्चन बैंक यानी वर्ल्ड हिस्ट्री का विश्व इतिहास का मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ। ठीक है, इससे मतलब कि वर्ल्ड हिस्ट्री का बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, कोई भी एग्जाम में दीजिएगा। इससे जो मैं एक क्लास जो कर लीजिएगा, जो मैं अभी करवा रहा हूँ, ये क्लास से मतलब कि बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाला है वर्ल्ड हिस्ट्री का। ठीक है, वर्ल्ड हिस्ट्री का इससे मतलब बाहर आ ही नहीं सकता है मतलब क्वेश्चन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ज़रूर करके जाएगा जो भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, कोई भी एग्ज़ाम हो, मतलब बिहार पुलिस हो या बीपीएससी हो या बिहार दरोगा हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, वर्ल्ड हिस्ट्री का ये 100 क्वेश्चन करवा रहा हूँ, इसी से ही आएगा। ठीक है, आप लोग अच्छे से कर लीजिए। ये वन लाइनर है, वन शॉट है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन है कि पुनः जागरण या रिनाइस क्या है। पुनः जागरण या रिनाइस क्या है? तो ये पुनः जागरण या रिनाइस यूरोप में मध्यकाल में आए एक सांस्कृतिक आंदोलन को कहते हैं। ठीक है, यूरोप में आए एक सांस्कृतिक आंदोलन को कहते हैं। यह आंदोलन इटली से आरंभ होकर पूरे यूरोप में फैल गया था। इस आंदोलन का समय 14वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी तक माना जाता है। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, यहाँ से बन सकता है। ये कब तक रहा? तो 14वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी तक। ठीक है, पुनः जागरण या रिनाइस इसे कहा जाता है। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन है कि पूर्ण जागरण का अग्रदूत किसे माना जाता है। पूर्ण जागरण का अग्रदूत किसे माना जाता है? तो आंसर हो जाएगा इटली के महान कवि दाते को पूर्ण जागरण का अग्रदूत माना जाता है। इटली के महान कवि दाते को पूर्ण जागरण का मतलब कि अग्रदूत माना जाता है। इनका शासनकाल रहा है 1260 से 1321 ईस्वी तक। ठीक है, क्वेश्चन है पुनः जागरण की शुरुआत कहाँ से मानी गई है। पुनः जागरण की शुरुआत कहाँ से मानी गई? तो इटली के फ्लोरेंस नगर से। ठीक है, इटली के फ्लोरेंस नगर से मानी गई है। दाते का जन्म कहाँ हुआ था? तो दाते का जन्म इटली के फ्लोरेंस नगर में ही हुआ था। ठीक है, दाते का जन्म इटली के फ्लोरेंस नगर में ही हुआ था। ठीक है, दाते के बाद पुनः जागरण को आगे ले जाने वाला दूसरा व्यक्ति कौन था? मतलब दाते के बाद पुनः जागरण को आगे ले जाने वाला दूसरा व्यक्ति कौन था? तो ये पेट्रॉक थे, पेट्रॉक। ये 1304 से 1367 तक इनका शासनकाल रहा है। 1304 से 1367 तक। देखिए, मानववाद संस्थापक किसे माना जाता है? मानववाद का संस्थापक किसे माना जाता है? ये भी पेट्रॉक है। ठीक है, जो इटली के थे। मानववाद संस्थापक किसे माना जाता है? पेट्रॉक को। इससे मतलब क्वेश्चन जो भी वर्ल्ड हिस्ट्री से पूछा जाएगा, तो मैं जो करवा रहा हूँ वो कर लीजिएगा, तो आपको इससे बाहर नहीं आएगा। कोई भी एग्ज़ाम हो वर्ल्ड हिस्ट्री का, इससे बाहर नहीं आने वाला है। ठीक है, तो मैं इसमें 200 क्वेश्चन मतलब रखा हूँ, लेकिन आज मैं 100 क्वेश्चन करवा दूंगा। 100 बोलिए, आप लोग कमेंट करिएगा, अगर करवाना है तो करवा देंगे। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछा जाता है एग्ज़ाम में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि इटालियन गद्य का जनक किसे कहा जाता है? इटालियन गद्य का जनक किसे कहा जाता है? तो कहानीकार बोकेसियो को इटालियन गद्य का जनक कहा जाता है। ठीक है, डेकामेरॉन की किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? डेकामेरॉन किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? आंसर हो जाएगा बेकेसियो। डेकामेरॉन किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? बेकेसियो की पुस्तक है। ठीक है, बोकेसियो। ठीक है, बोकेसियो। ठीक है, अब देखिए, आधुनिक विश्व का पहला राजनीतिक चिंतक कौन था? आधुनिक विश्व का पहला राजनीतिक चिंतक कौन था? फ्लोरेंस निवासी मैकियावेली। आधुनिक विश्व का पहला राजनीतिक चिंतक कौन था? आधुनिक विश्व का पहला राजनीतिक चिंतक कौन था? चिंतक। ठीक है, तो ये फ्लोरेंस निवासी मैकियावेली थे। ये क्वेश्चन मतलब कि जो करवा रहा हूँ, आप लोग एक बार देख लीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए अभी अगला क्वेश्चन चलते हैं। मैकियावेली की कौन सी लोकप्रिय किताब राज्य का एक नई तस्वीर दिखाती है? ठीक है, मैकियावेली की कौन सी लोकप्रिय किताब राज्य का एक नई तस्वीर दिखाती है? तो इसका मतलब द प्रिंस। मैकियावेली की कौन सी लोकप्रिय किताब था जो राज्य का एक नई तस्वीर दिखाती थी? तो द प्रिंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूर्ण जागरण की भावना की पूर्ण अभिव्यक्ति इटली के कौन से 3 कलाकारों की कृतियों से मिलती है? पूर्ण जागरण की भावना की पूर्ण अभिव्यक्ति इटली के कौन से 3 कलाकारों की कृतियों से मिलती है? विंची, माइकल एंजेलो और राफेल। इसका हो जाएगा आंसर लियो द। देख लीजिए, यहाँ थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा,
देखिए लियो द विंची, माइकल एंजेलो और राफेल हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर है लियोनार्डो द विंची, माइकल एंजेलो और राफेल। क्वेश्चन था पूर्ण जागरण भावना की पूर्ण अभिव्यक्ति इटली के कौन से 3 कलाकारों कृतियों में मिलती है? तो ये हो जाएगा लियोनार्डो द विंची, माइकल एंजेलो और राफेल। ठीक है, याद रखिएगा। द लास्ट जजमेंट, द लास्ट जजमेंट, द लास्ट जजमेंट तथा द फॉल ऑफ मैन, द लास्ट जजमेंट तथा द फॉल ऑफ मैन किसकी कृतियाँ हैं? तो ये माइकल एंजेलो की है, माइकल एंजेलो। ठीक है, सिस्तान के गिरजाघर की छत पर किसके द्वारा चित्र बनाए गए हैं? तो इसका माइकल एंजेलो द्वारा ये चित्र बनाए गए थे। ठीक है, माइकल एंजेलो हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है कि जीसस क्राइस्ट की माता मिडोना, जीसस क्राइस्ट की माता मिडोना का चित्र किसकी कृति है? तो इसका आंसर हो जाएगा राफेल की। ठीक है, राफेल की हो जाएगी। और पूर्ण जागरण में चित्रकाल का जनक किसे माना गया है? ये जियाटो को इसे माना गया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है पूर्ण जागरण काल का सर्वश्रेष्ठ निबंधकार कौन थे? पूर्ण जागरण का सर्वश्रेष्ठ निबंधकार कौन थे? ये पूछ सकता है क्वेश्चन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूँ आप लोग को। ठीक है, परीक्षा के नज़र रखते हुए। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा जियाटो। पूर्ण जागरण का चित्रकाल का जनक जियाटो को कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पूर्ण जागरण का सर्वश्रेष्ठ निबंधकार कौन था? फ्रांसिस बेकन, इंग्लैंड के थे। ठीक है, द फ्रेज ऑफ फॉली पुस्तक में किस पर व्यंग्य किया गया है? तो ये हो जाएगा पादरियों और अनैतिक जीवन और कृतियों पर। ठीक है, द फ्रेज ऑफ फॉली पुस्तक में किस पर व्यंग्य किया गया है? तो ये हो जाएगा पादरियों के अनैतिक जीवन और कृतियों पर। ठीक है, यहाँ पर आएगा द फ्रेज ऑफ फॉली किसकी लिखी है? तो इरासमस के ही, इरासमस। ठीक है, ये हॉलैंड के थे, इरासमस। ठीक है, क्वेश्चन है पुस्तक यूटोपिया के मध्य से किसने आदर्श समाज का चित्र प्रस्तुत किया? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा टॉमस मूर, जो इंग्लैंड के थे। अब आइए जर्मन भाषा में बाइबिल का अनुवाद किसने किया? तो मार्टिन लूथर। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद करिएगा, ये एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, जर्मन भाषा में बाइबिल का अनुवाद किसने किया था? ये कोई भी एग्जाम हो, या बिहार पुलिस का ये एग्जाम होने वाला है 16 तारीख से, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिहार पुलिस वाले बहुत ध्यान दीजिएगा, ये क्लास जरूर करिएगा। ठीक है, देखिए रोमियो एंड जूलियट किसकी अमर कृति है? ये हो जाएगा शेक्सपियर की। और देखिए आधुनिक प्रयोगात्मक विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है? रोजर बेकन। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण के नियम का पता किसने लगाया? न्यूटन ने। गुरुत्वाकर्षण का नियम का पता न्यूटन ने लगाया। पृथ्वी और मंडल का केंद्र किसका खंडन सर्वप्रथम किसने किया था? कोपरनिकस ने। ठीक है, कोपरनिकस ने किया था। ये देखिए नहीं करवाया था। रोमियो एंड जूलियट किसकी अमर कृति है? शेक्सपियर की है। आधुनिक प्रयोगात्मक विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है? रोजर बेकन को। ठीक है, अब यहाँ देखिए गुरुत्वाकर्षण के नियम का पता किसने लगाया? ये न्यूटन ने। ठीक है, इसमें आइए धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत कब हुई? 16वीं सदी में। धर्म सुधार आंदोलन का प्रवर्तक किसे माना जाता है? मार्टिन लूथर को। ठीक है, धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुई? इंग्लैंड में। ठीक है, इंग्लैंड में। धर्म सुधार आंदोलन का प्रातःकालीन तारा किसे कहा जाता है? जन्म सुधार आंदोलन का प्रातःकालीन तारा किसे कहा जाता है? जॉन विक्लिफ को। अमेरिका की खोज किसने की थी? क्रिस्टोफर कोलंबस ने किए थे। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे देखिए अमेरिका को पूर्ण स्वतंत्रता कब मिली? 4 जुलाई 1776 को। ठीक है, किसके नाम पर अमेरिका का नाम अमेरिका पड़ा? अमेरिको वेस्पूसी इटली के थे। ठीक है, प्रशांत महासागर का नामकरण किसने किया? ये मैगलन ने किया था, स्पेन का है। समुद्र मार्ग में पूरी दुनिया का चक्कर लगाने वाला व्यक्ति कौन था? ये मैगलन थे। ठीक है, समुद्र मार्ग से पूरी दुनिया का चक्कर लगाने वाला व्यक्ति कौन था? ये क्वेश्चन मतलब बन सकता है, मतलब इसी से क्वेश्चन जो करवा रहे हैं इसी से आएगा। वर्ल्ड हिस्ट्री के अगर पूछेगा क्वेश्चन तो इसी से आएगा। तो ये देखिए समुद्र मार्ग से पूरी दुनिया का चक्कर लगाने वाला व्यक्ति कौन थे? मैगलन। ये पूछ चुका था, कोई एग्जाम था उसमें पूछा है, शायद बीपीएससी में पूछा था, बीपीएससी में शायद।
पूछा था। चलिए अगला क्वेश्चन है, अमेरिका में ब्रिटिश औपनिवेशिक साम्राज्य की नींव रखी गई जेम्स प्रथम के द्वारा। जेम्स प्रथम के शासनकाल में, ठीक है। यहाँ देखिए, अमेरिका में ब्रिटिश औपनिवेशिक साम्राज्य की नींव कब रखी गई? जेम्स प्रथम शासनकाल में, ठीक है। यहाँ देखिए, रेड इंडियन कहाँ से मूल निवासी है? अमेरिका की, ठीक है। रेड इंडियन कहाँ के मूल निवासी है? अमेरिका के, ठीक है। अमेरिका की आज़ादी लड़ाई कब खत्म हुई? 1783 ईस्वी में पेरिस की संधि के मुताबिक, ठीक है। 1783 में पेरिस की संधि के मुताबिक, मतलब कि अमेरिका की आज़ादी लड़ाई खत्म हो गई थी, ठीक है। पेरिस की संधि के हुआ था, फिर अमेरिका की लड़ाई समाप्त हो गई थी। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के नायक कौन थे जो बाद में अमेरिका के राष्ट्रपति बने? ठीक है, अमेरिका के स्वतंत्रता के संग्राम के नायक कौन थे जो बाद में अमेरिका के राष्ट्रपति बने? तो ये जॉर्ज वाशिंगटन थे, ठीक है। आप देखिए, बोस्टन टी चाय पार्टी किस लिए जानी जाती है? बोस्टन टी चाय पार्टी किस लिए जानी जाती है? अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के तत्कालीन कारण के लिए, ठीक है। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के तत्कालीन कारण के लिए ये जानी जाती है बोस्टन टी चाय पार्टी, ठीक है। बोस्टन टी चाय पार्टी घटना का नायक कौन था? ये सैमुअल एडम्स थे, सैमुअल एडम्स, ठीक है। प्रजातंत्र की नींव सर्वप्रथम किस देश में हुई? ये अमेरिका में हुई थी। प्रजातंत्र की नींव अमेरिका में हुई थी सर्वप्रथम। आधुनिक गणतंत्र की जननी किसे माना जाता है? ये अमेरिका हो जाएगा, अमेरिका। धर्मनिरपेक्ष राज्य का संस्थापक सबसे पहले कहाँ हुई? अमेरिका में। धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना सबसे पहले कहाँ हुई? अमेरिका में, ठीक है। अब देखिए, अमेरिका की आज़ादी के दौरान अमेरिकियों का नारा क्या था? तो ये था प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। ये अमेरिका की आज़ादी के दौरान अमेरिकियों का नारा था, ठीक है। यहाँ संसार में सर्वप्रथम लिखित संविधान कहाँ लागू हुआ? तो ये हो जाएगा 1789 में, 89 ईस्वी में संयुक्त राज्य अमेरिका में ये संविधान का लिखित संविधान लागू हुआ था, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 क्या कह रहा है कि विश्व का पहला देश जिसने मनुष्यों की समानता और उसके मौलिक अधिकारों की घोषणा की। तो विश्व का पहला देश कौन था जो मनुष्य की समानता और मौलिक अधिकारों की घोषणा की? तो संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा, ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका। देखिए अब क्वेश्चन है, अमेरिका में दासों के से आयात को कब अवैध घोषित किया गया? अमेरिका में दासों के आयात से कब अवैध घोषित किया गया? 1808 ईस्वी में दासों के आयात को, ठीक है, दासों को आयात को अवैध घोषित कर दिया गया 1808 ईस्वी में, ठीक है। अब्राहम लिंकन किस साल अमेरिका के राष्ट्रपति बने? ये 1860 ईस्वी में बने थे, ठीक है। अमेरिका के दक्षिण एवं उत्तरी राज्यों के बीच गृह युद्ध की शुरुआत कब हुई? ये 12 अप्रैल 1861 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। यहाँ पे 1 जनवरी 1863 ईस्वी को किसने दास प्रथा का उन्मूलन किया था? ये अब्राहम लिंकन थे, ठीक है। ये अब्राहम लिंकन ने दास प्रथा का उन्मूलन किया था। अब देखिए 1 जनवरी 1863 को किसने दास प्रथा का उन्मूलन किया? ये तो करवा दिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है, ये कथन किसका है? अब्राहम लिंकन का, ठीक है। अब्राहम लिंकन का ये कथन है, याद रखिएगा। देखिए लोकतंत्र जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है, ये कथन किसका है? तो ये अब्राहम लिंकन का कथन है, ठीक है। अब्राहम लिंकन का, ठीक है, याद रखिएगा ये। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है, अब्राहम लिंकन की हत्या किसने और कब की? तो ये जॉन विल्कीज बूथ ने 4 मार्च 1865 ईस्वी में अब्राहम लिंकन की हत्या कर दी थी। अमेरिकी गृह युद्ध कब खत्म हुआ? ये 26 मई 1865 ईस्वी में ये ख़त्म हो गई थी। बामन अमेरिका फेलोफिल सोसाइटी की नींव किसने रखी? ये बेंजामिन फ्रैंकलिन ने रखी थी, ठीक है। अब देखिए फ्रांस की राजक्रांति कब हुई? ये 1789 ईस्वी में हुई थी। किसके शासनकाल में फ्रांस की राजक्रांति हुई? ये लुई 16वां की शासनकाल में फ्रांस की क्रांति हुई थी। राजक्रांति के समय फ्रांस में कौन सी व्यवस्था थी? ये सामंती व्यवस्था थी, सामंती व्यवस्था। फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 14 जुलाई को फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। समानता, स्वतंत्रता और भाईचारा का नारा किसने दिया था? फ्रांस की राजक्रांति ने, ठीक है। फ्रांस की राजक्रांति ने समानता, स्वतंत्रता और भाईचारा का नारा दिया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, टैले क्या है? टैले क्या है? टैले एक प्रकार का भूमिकर है, ठीक है, एक प्रकार का भूमिकर है। मैं ही राज्य हूँ और मेरे ही शब्द कानून है, ये कथन किसका है? लुई 14वां का है, ठीक है। लुई 14वां का, मैं ही राज्य हूँ और मेरे शब्द ही कानून है, ये कथन किसका है? लुई 14वां का।
वारसाई के शीश महल का निर्माण किसने करवाया था? वारसाई की शीश महल का निर्माण किसने करवाया था? लुई 14वां ने। लुई 14वां ने किस फ्रांस की राजधानी घोषित किया था? वर्साई को फ्रांस की राजधानी घोषित किया था लुई 14वां ने। लुई 14वां फ्रांस की गद्दी पर कब बैठा? 1774 ईस्वी में लुई 14वां ने 1774 ईस्वी में फ्रांस की गद्दी पर बैठा। लुई 16वां की पत्नी मेरी एंतुआनेट कहाँ की राजकुमारी थी? ये ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। लुई 16वां की पत्नी ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। फ्रांसीसी क्रांति के सबसे अहम योगदान किसका है? ये वाल्टियर, मोंटेस्क्यू एवं रूसो का फ्रांसीसी क्रांति में सबसे अहम योगदान रहा था। देखिए, अब वाल्टियर किसका विरोधी था? तो इस चर्च का विरोधी था वाल्टियर। ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसकी रचना है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसकी रचना है? रूसो की सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसकी रचना है? रूसो की। स्टेट जनरल के अधिवेशन की शुरुआत कब हुई? ये 5 मई 1789 में। ठीक है। माप तौल के दशमलव प्रणाली किसकी देन है? ये फ्रांस की देन है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संस्कृति राष्ट्रीयता का जनक किसे कहा जाता है? ये हार्डर को कहा जाता है, हार्डर। रूसो फ्रांस में किस शासन पद्धति का समर्थक था? लोकतंत्र का समर्थक था रूसो। 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है, ये उक्ति किसकी थी? ये वाल्टेयर की उक्ति थी। वाल्टेयर। 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है, ये किसने कहा था? वाल्टेयर ने कहा था। ठीक है। लेट्स ऑन इंग्लिश किसकी रचना है? वाल्टेयर की। लेट्स ऑन इंग्लिश किसकी रचना है? वाल्टेयर की। देखिए, कानून की आत्मा रचना किसी है? किसने मतलब लिखा था? ठीक है। कानून की आत्मा मोंटेस्क्यू की रचना है। ठीक है। अब देखिए, इंग्लैंड की बनियों का देश सबसे पहले किसने कहा था? इंग्लैंड को बनियों का देश किसने कहा था? नेपोलियन जर्मनी। ठीक है। नेपोलियन जर्मनी ने इसको बोला था, इंग्लैंड को बनियों का देश। राष्ट्रीयता का संदेशवाहक किसे माना जाता है? नेपोलियन बोनापार्ट। राष्ट्रीयता का देशवाहक किसे माना जाता है? नेपोलियन बोनापार्ट। देखिए, आधुनिक फ्रांस का निर्माता किसे माना जाता है? नेपोलियन को। आधुनिक फ्रांस का मतलब निर्माता किसे माना जाता है? नेपोलियन को और किस नाम से जाना जाता है? लिट्स कारपोलर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, 1 मिनट। अब देखिए, नेपोलियन का जन्म कहाँ हुआ था? तो कोर्सिका द्वीप की राजधानी अजासियो में हुआ था। कोर्सिका द्वीप की राजधानी अजासियो में हुआ था नेपोलियन का जन्म। ठीक है। नेपोलियन के पिता का नाम क्या था? नेपोलियन के पिता का नाम था कार्लो बोनापार्ट। नेपोलियन के कहाँ शिक्षा प्राप्त किए थे? नेपोलियन ने कहाँ शिक्षा प्राप्त किए थे? ये ब्रिटेन की सैनिक अकादमी में। नेपोलियन की पहली पत्नी का क्या नाम था? जोजे फाइन। ठीक है। नेपोलियन की इटली में किस देश के प्रमुख समाप्त किया? ठीक है। नेपोलियन ने मतलब इटली में किस देश के प्रमुख को समाप्त किया? ऑस्ट्रिया 1796 में। ठीक है। यहाँ पे देखिए, फ्रांस में डायरेक्टरी के शासन का अंत कब हुआ? ये 1799 में। पहली बार नेपोलियन कब कौंसल बना? ये 1799 ईस्वी में। ठीक है। बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना किसने की? और 1800 ईस्वी में नेपोलियन ने किया था बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना। इंग्लैंड के कारोबार का बहिष्कार करने के लिए नेपोलियन ने किस व्यवस्था का सूत्रपात किया? इंग्लैंड के कारोबार का बहिष्कार करने के लिए नेपोलियन ने किस व्यवस्था का सूत्रपात किया? ये महाद्वीपीय व्यवस्था का किया था। ठीक है। अब देखिए, 89 नंबर क्वेश्चन है, जीवन भर के लिए नेपोलियन कब कौंसल बना? ये 1802 ईस्वी में। जीवन भर के लिए नेपोलियन ने कब कौंसल बना? 1802 ईस्वी में। नेपोलियन फ्रांस का सम्राट कब बना? 1804 ईस्वी में। नेपोलियन फ्रांस का सम्राट कब बना? 1804 ईस्वी में। इटली का एकता का जन्म कौन था? नेपोलियन। इटली की एकता का जन्म कौन था? नेपोलियन। ट्रफलगर का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? ट्रफलगर का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? ये 31 अक्टूबर 1805 ईस्वी में इंग्लैंड और नेपोलियन के बीच हुआ था। ठीक है। ये नेपोलियन का कोड किसे कहा जाता है? नेपोलियन द्वारा तैयार कानूनों का संग्रह है। ठीक है। देखें,
मित्र राष्ट्रों की सेना ने नेपोलियन किस युद्ध में पराजित किया? मित्र राष्ट्रों की सेना ने नेपोलियन किस युद्ध में पराजित किया? तो देखिए वाटरलू के युद्ध में 18 जून 1815 ईस्वी में, ठीक है, नेपोलियन युद्ध में पराजित कर दिया गया। मित्र के राष्ट्रों ने मतलब मित्र की सेना ने नेपोलियन को पराजित कर दिया था 1815 ईस्वी में वाटरलू के युद्ध में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 95 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए 95 नंबर क्वेश्चन है किस निर्जल टापू पर नेपोलियन को बंदी बनाकर रखा गया था? तो ये हो जाएगा आंसर एल्वा टापू पर। नेपोलियन की मृत्यु कब हुई थी? 1821 ईस्वी में, ठीक है। नेपोलियन पतन कारण क्या था? रूस पर आक्रमण करना, ठीक है। अब देखिए किस समझौते के तहत यूरोप के राष्ट्रों के फ्रांस का प्रभुत्व कब खत्म किया? वियना समझौता 1815 ईस्वी में। 19वीं सदी के पूर्वार्ध इटली में कितने राज्य थे? 13 राज्य। इटली के एकीकरण का जनक किसे माना जाता है? जोसेफ मेज़िनी को इटली का एकीकरण जनक कहा जाता है, ठीक है। इटली के एकीकरण के श्रेय किन्हें दिया जाता है? मेज़िनी, काउंट काबूर और गैरीबाल्डी, ठीक है, गैरीबाल्डी। मेज़िनी, काउंट काबूर और गैरीबाल्डी को इटली का एकीकरण का श्रेय दिया जाता है, ठीक है। जोसेफ मेज़िनी का जन्म कहाँ हुआ था? ये जेनेवा में हुआ था। किस राज्य की इटली एकीकरण में अगुवाई की? सार्डिनिया, पिडमोंट। इटली के एकीकरण में सबसे बड़ा बाधक कौन था? ऑस्ट्रिया। किसने इटली के समय के अंतर्राष्ट्रीय समस्या बना दिया? माउंट काबूर। किसने इटली की समस्या को अंतर्राष्ट्रीय समस्या बना दिया था? ठीक है, तो ये माउंट काबूर थे जो इटली का समस्या को अंतर्राष्ट्रीय समस्या बना दिए थे। अगला क्वेश्चन है इटली के एकीकरण के तलवार किसे कहा जाता है? ये गैरीबाल्डी को कहा जाता है। गैरीबाल्डी ने किस नाम से सेना का संगठन किया था? लाल कुर्ती, ठीक है। यंग इंडिया, आप देखें 1 मिनट, थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है इसमें। देखिए गैरीबाल्डी के नाम से किस सेना का गठन किया था? लाल कुर्ती। और यहाँ पे देखिए यंग इटली का स्थापना किसने और कब की थी? तो 1831 ईस्वी में जोसेफ मेज़िनी ने किया था इंग्लैंड का स्थापना, इटली का स्थापना, ठीक है। यदि समाज में क्रांति लानी हो तो क्रांति का नेतृत्व नवयुवकों को हाथ में दे दो, ये कथन किसका है? ठीक है, यदि समाज में क्रांति लानी है तो क्रांति का नेतृत्व नवयुवकों के हाथ में दे दो, ये कथन किसका है? ये जोसेफ मेज़िनी का कथन है, ठीक है। 110वां क्वेश्चन है कार्बोनरी सोसाइटी का स्थापना कौन था? तो गिवर्टी। कार्बोनरी सोसाइटी का स्थापना गिवर्टी ने किया था, ठीक है। तो आपको मतलब कि 110 क्वेश्चन आज करवा दिए हैं, 110 क्वेश्चन, और कल मैं करवा दूंगा 100 क्वेश्चन और। तो ये मतलब कि इतना से ही आएगा आपको वर्ल्ड हिस्ट्री, जो भी एग्ज़ाम दीजिएगा तो वर्ल्ड हिस्ट्री का क्वेश्चन जो करवाएं हम इसी से आने वाला है, तो इससे बाहर नहीं आएगा। तो आप लोग ज़रूर करिएगा और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।